इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा केमिस्ट्री के अंदर जो इक्विलिब्रियम का वर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ आप यूज करेंगे फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन। केमिस्ट्री के अंदर इसको आप सिर्फ रिवर्सिबल, हालांकि इक्विलिब्रियम जो है ना इरिवर्सिबल में भी होता है, लेकिन हम केमिस्ट्री में सिर्फ डायनामिक इक्विलिब्रियम वाला इक्विलिब्रियम स्टडी करते हैं जिसमें रिएक्शन दोनों साइड पर प्रोसीड कर रहा होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए बेटा ये वर्ड यूज करना है आपने, कौन सा, केमिकल इक्विलिब्रियम का। और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है आपको बेटा ये पता है कि वो रिएक्शन जो दोनों साइड पर प्रोसीड कर रहा होता है, फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी जाए, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब N2 और H2 मिलकर अमोनिया बना रहे हैं और अमोनिया डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना रहे हैं। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं जी कि केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। देखें, इसको समझने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में एक्सप्लेन इस तरीके से करता हूँ कि स्टार्ट में आपने जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बेटा मोल लिए हुए हैं ना, सपोज 100 ग्राम है, मैस जो लिया हुआ है 100 ग्राम लिया हुआ, ठीक है, और अमोनिया 0 ग्राम है। टाइम गुजरने के साथ साथ आफ्टर 5 मिनट क्या होगा बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज अप होंगे और अमोनिया की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। तो हम रिएक्टेंट्स को थोड़ा कम कर देते हैं, सपोज करते हैं ये 92 ग्राम, ये 8 ग्राम। फिर आफ्टर 60 मिनट्स जाहिर बात है मजीद कमी होगी रिएक्टेंट में, 88 ग्राम, 12 ग्राम। आफ्टर 120 मिनट्स आप देख रहे हैं कि ये 88 ग्राम पर ही रुक गया है और ये 12 ग्राम। अब आप देखिए मजीद चेंजिंग नहीं आ रही, तो इसको क्या कहते हैं कि जब मजीद चेंज ना हो, इसको आप कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसको डिफाइन, सिर्फ मैं इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर रहा हूं अभी, इक्विलिब्रियम कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन द concentration of reactant and product, then reaction is said to be equilibrium. पर अगर कोई चेंजिंग नहीं आ रही तो उस टाइम आप कहते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। अब बाज बच्चे ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम पर आने का मतलब है रिएक्शन स्टॉप हो गया। नहीं भाई, रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर स्टॉप्स, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी नहीं रुकता। तो फिर आपके जहन में आ रहा होगा अगर ये स्टॉप भी नहीं होता तो फिर प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए, मजीद प्रोडक्ट बढ़ना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन में होता ये है कि जब एक पॉइंट पर आकर मजीद रिएक्टेंट यूज ना हो और प्रोडक्ट ना बने, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मतलब मैं आपको इसकी एनालॉजी ये देता हूं, आप लोगों को पहले भी दी होगी कि एक बेटा क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, इसमें स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 10 स्टूडेंट है सपोज। 2 स्टूडेंट क्लास से बाहर जाते हैं, अंदर 10 बच्चे हैं, ठीक है, 2 क्लास के बाहर जाते हैं और 2 बच्चे क्लास के अंदर दोबारा एंटर हो जाते हैं। तो बताएं अंदर बच्चों की तादाद कितनी रहेगी बेटा, 10 ही रहेगी ना। हालांकि ये काम मुसलसल हो रहा है, 2 बच्चे बाहर जा रहे हैं, 2 बच्चे अंदर आ रहे हैं क्लास के, लेकिन अंदर बच्चों की तादाद चेंज नहीं हो रही। रीजन ये है कि जो बाहर जाने का रेट है और जो अंदर आने का रेट है वो सेम है। तो यहां पर भी बेटा ऐसे होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, मुसलसल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन सेम रेट के साथ। तो इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन तो मैंने आपको ये बताई कि व्हेन देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और डायनामिक इक्विलिब्रियम अगर वो आपसे पूछ ले बेटा कि व्हाट इज मीन बाय डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक कहते हैं कोई जो भी चीज मुसलसल मूव, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है। तो इसकी डेफिनेशन अब आपने ये बतानी है कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to rate of backward reaction। ये बेटा इसकी डेफिनेशन है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। अच्छा, ये भी इनकम्प्लीट डेफिनेशन,
इसमें ये जो आपने वर्ड लाइन लिखी है ना कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये सिर्फ डायनामिक को एक्सप्लेन कर रहा है। इक्विलिब्रियम को आप फर्दर भी एक्सप्लेन करें, एंड देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। बड़ा आपको मैं कल इसके ग्राफ कराऊंगा, लेकिन आज हम थोड़ी सी कैलकुलेशन ही करेंगे, ठीक है। कल आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम का मैं ग्राफ बताऊंगा कि किस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। अब बेटा थोड़ा सा हम सीख लेते हैं इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं आपने। तो सबसे पहले देखिए ये गैसेस हैं, तीनों गैसेस में या अगर ऐसे भी हो CH3COOH एथेनोइक एसिड है, इसका रिएक्शन आप अल्कोहल से करवा रहे हैं, इट गिव्स CH3COOCH3 प्लस वाटर। अच्छा, अब बेटा इसके लिए पहली चीज जो आपको सीखनी है कि हाउ टू राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kc कैसे लिखना है। Kc का मतलब ये समझ लें कंसंट्रेशन कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम पर ना बेटा, एट इक्विलिब्रियम, अभी आपको मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, मजीद जो अमाउंट है, जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती। जितना अमोनिया बनना था बन गया, जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन यूज होना था हो चुका है, अब इसकी अमाउंट कांस्टेंट होगी। तो Kc स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन कांस्टेंट। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम पर अब ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी। तो Kc लिखने का तरीका ये होता है बेटा कि राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन की राइट हैंड साइड होगी वो ऊपर, और लेफ्ट हैंड साइड नीचे। ये बेटा Kc लिखने का तरीका है। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या बताती हैं अभी ये मैं आपको बताऊंगा बेटा कि स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है, लेकिन Kc लिखने का तरीका ये होगा कि इक्वेशन की राइट हैंड साइड ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड नीचे। तो अब जरा देखिएगा कि अगर आपने इस इक्वेशन के लिए Kc की एक्सप्रेशन लिखना है तो राइट हैंड साइड पर अमोनिया आ रहा है, तो ब्रैकेट डालना है अमोनिया। बेटा जो यहां पर कॉफिशिएंट होगा ना, उस कॉफिशिएंट को पावर बनाना है आपने, कॉफिशिएंट को पावर बनाएंगे, डिवाइडेड बाय बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड पर दो चीजें हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनको मल्टीप्लाई करना है। नाइट्रोजन कॉफिशिएंट इसका 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू हाइड्रोजन। बेटा ये प्लस नहीं होगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इक्वेशन में तो प्लस हो रहा होता है, लेकिन यहाँ Kc के एक्सप्रेशन में चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो H2 और बेटा जो कॉफिशिएंट होगा 3, उसको आप क्यूब ले लेंगे। अब इसमें चीजें समझ लें कुछ कि स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है। स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली बेटा आपको कंसंट्रेशन बताती है किस यूनिट में, इन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। एक क्यूबिक डेसीमीटर में ना कितने मोल है, एक क्यूबिक डेसीमीटर में कितने मोल है, दैट इज द कंसंट्रेशन। और इस कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। और जो बेटा यहां पर कॉफिशिएंट होंगे उसको आपने पावर बना देना है, ठीक है। अब कौन से ऐसी चीजें हैं जो Kc के एक्सप्रेशन में नहीं लिखी जाती। बेटा Kc के एक्सप्रेशन में जब भी आपकी इक्वेशन मिक्सचर की फॉर्म में होगी ना, किस फॉर्म में, मिक्सचर, तो आप उसको Kc के एक्सप्रेशन का हिस्सा बनाएंगे। जिस तरह देखेंगे नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया, ये मिक्सचर है ना एक, आपके कंटेनर में तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें एट द एंड प्रेजेंट हैं, तो दिस इज द मिक्सचर। अब आप इन तीनों को Kc के एक्सप्रेशन में लिखेंगे। अगर मैं आपको सिंपल सी बात ये बता दूं कि जो सॉलिड्स होंगे, सॉलिड्स, उनको Kc एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाता। उसकी रीजन ये है बेटा कि वो मिक्सचर का हिस्सा नहीं होते, वो नीचे सेटल डाउन होकर बैठ जाते हैं, उसकी आप कंसंट्रेशन बता ही नहीं सकते। सॉलिड की कंसंट्रेशन कैसे बताएंगे, वो तो सॉल्यूशन में मिक्स ही नहीं है। तो इसलिए जो सॉलिड्स होंगे उनको आप Kc के एक्सप्रेशन में नहीं डालते, लेकिन जो लिक्विड और बाकी गैसेस होंगे उनको आप Kc के एक्सप्रेशन का हिस्सा बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेटा राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन देखिए, ये भी मिक्सचर है। आपको याद होगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एस्टरिफिकेशन जो पढ़ा था, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ना, एथेनोइक एसिड और अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में है, इससे एस्टर बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। इसका Kc का एक्सप्रेशन लिखना है तो वही बेटा रूल कि राइट हैंड साइड ऊपर आएगी, तो राइट हैंड साइड में एस्टर और वाटर आ रहा है, तो इसको CH3COOCH3 और बेटा साथ में वाटर आ रहा है H2O, और डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है और बेटा एथा मेथनॉल आ रहा है।
अगर आपने यूनिट्स निकालनी है तो वो भी बेटा देख लें, यूनिट्स कैसे निकालना। यूनिट्स निकालना बड़ा आसान है, जितनी स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना वो काउंट कर लिया करें। ऊपर कितनी स्क्वायर ब्रैकेट्स है बेटा? 2 दफा, तो 2 दफा आप मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिख लें। नीचे कितनी दफा स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं? 2 दफा। वैसे तो आप अगर यहीं से करें ना तो यहां से भी हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट इससे कैंसिल, ये स्क्वायर ब्रैकेट इससे कैंसिल, नो यूनिट। तो नीचे भी बेटा 2 दफा स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, 2 दफा आप मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिखें और इनको कट कर दें। तो नो यूनिट फॉर दिस रिएक्शन। अमोनिया के लिए जरा देखें जी, लेफ्ट हैंड साइड के लिए केसी की यूनिट क्या होगी। यहां बेटा देखें, ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट 2 दफा है, मोल पर डीएम क्यूब जी बेटा होल स्क्वायर। ठीक बता रहे हैं। आपकी आवाज बहुत आस्ता आ रही है बेटा, ऊंचा थोड़ा सा बोलिएगा। सर अब आ रही है आवाज? जी ठीक है, अब आ रही है। सर डिनोमिनेटर में मोल पर डीएम क्यूब होल स्क्वायर रह जाएगा। जी बेटा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखें आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट इसके स्क्वायर से कैंसिल, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट बेटा ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से करना है, नीचे टोटल अब 4 दफा स्क्वायर ब्रैकेट है, तो मोल पर डीएम क्यूब 4 दफा लिख लें और उसको बेटा फिर आप कैंसिल आउट करके इक्वेशन उसको यूनिट बता दें, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास यूनिट बनेगी मोल -2 और डीएम +6, ये आपके पास यूनिट आ जाएगी। अच्छा बेटा अब हम ना थोड़े से क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। बेटा यहां तक तो सिंपल है ना, कोई मुश्किल तो अभी तक नहीं आई। सिर्फ आपको केसी का लिखने का तरीका आना चाहिए कि राइट हैंड साइड इक्वेशन के ऊपर आएगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के नीचे आएगी, और फिर जो कोएफिशिएंट होंगे उसको आप पावर में कन्वर्ट कर देंगे और यूनिट्स आपने निकाल लेंगे। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास है इथाइल एथेनोएट CH3 COOC2H5, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रही है। बताएं जी क्या क्या बनता है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस जब एस्टर की होती है तो दोबारा रिएक्टेंट्स बन जाते हैं या नहीं बनते? वही याद नहीं है बेटा, याद है या नहीं याद? ये अल्कोहल। जी बेटा अब जरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन क्या है। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा बेटा, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देता हूं। स्टार्टिंग में ना स्टार्टिंग मोल्स कितने हैं बेटा? इथाइल एथेनोएट आपने लिया हुआ है 1.00 मोल, वाटर आपने लिया हुआ है 1.00 मोल, ये आपके स्टार्टिंग में 0.00 मोल, और ये भी बेटा 0.00 मोल है। और उसने आपको इक्विलिब्रियम मोल बताए हुए हैं। इक्विलिब्रियम मोल ये नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये है बेटा 0.300 और ये भी नहीं। अब पहले क्वेश्चन और से सुन लीजिएगा एक दफा, इसको अच्छे तरीके से समझने आप। बेटा इक्विलिब्रियम मोल वो मोल होते हैं, मैं अभी रिएक्टेंट का बता रहा हूं बेटा, अभी मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं। इक्विलिब्रियम मोल रिएक्टेंट्स के लिए वो मोल होंगे जो यूज हुए हैं या यूज नहीं हुए, ये बताएं। यूज्ड हुए हैं। जो यूज नहीं हुए बेटा, जो मोल यूज नहीं हुए उनको आप कहते हैं कि ये बच गए हैं। एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो मोल्स रिएक्टेंट के बच जाते हैं उनको आप इक्विलिब्रियम मोल कहते हैं, और जो प्रोडक्ट के मोल बेटा बनते हैं वो भी इक्विलिब्रियम मोल होते हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे बेटा ये पूछ रहा है कि आप इसके ना इक्विलिब्रियम मोल निकालें। किसके? इस रिएक्शन में कि कितने इक्विलिब्रियम मोल होंगे इथाइल एथेनोएट के, कितने वाटर के होंगे। तो इक्विलिब्रियम मोल निकालने से पहले बेटा आपने एक और यहां पर बेटा रो बनाना है यूज्ड मोल का। यूज्ड मोल ये बनाना बहुत लाजमी है। ये लिखने के बाद अब आप ये मुझे बताएं कि यहां पर जो मोलर रेशो है इक्वेशन में देखकर बताइएगा। मोलर रेशो क्या है? 1:1 है। 1:1 का मतलब ये है कि अगर 1 मोल इथाइल एथेनोएट
1 मोल वाटर से रिएक्शन करेगा तो 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और 1 मोल अल्कोहल बनेगा। अगर मैं बेटा ये कहूं कि 1 मोल एथेनोइक एसिड बन रहा है, दिस इज एथेनोइक एसिड, अगर 1 मोल बेटा एथेनोइक एसिड बन रहा है तो बताएं एस्टर के कितने मोल यूज होंगे जी? अगर एथेनोइक एसिड 1 मोल बन रहा है तो एस्टर के कितने मोल यूज होंगे? 1 मोल यूज होंगे। भाई नीचे वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं नीचे वाले की बात नहीं कर रहा जुहेब, मैं ऊपर इक्वेशन की बात कर रहा हूं। इक्वेशन को पहले समझो। अगर 2 मोल एथेनोइक एसिड के बन रहे हैं तो बताएं एस्टर के कितने यूज होंगे? 2 मोल। 1 to 1 रेशियो है। अगर बेटा 10 मोल एथेनोइक एसिड के बन रहे हैं, सपोज किसी एक्सपेरिमेंट में एथेनोइक एसिड के 10 मोल बन रहे हैं तो आप क्या बताएंगे एस्टर के कितने मोल यूज होंगे? 10। क्यों? क्योंकि 1 to 1 रेशियो है। ये आपको ये बता रहा है कि जितने मोल एथेनोइक एसिड के बनेंगे उतने एस्टर के यूज होंगे। या वाटर से रिलेट कर लें बेटा कि अगर 5 मोल एथेनोइक एसिड के बनेंगे तो 5 मोल वाटर की यूज होंगे क्योंकि 1 to 1 रेशियो है ना। अब आप जरा बेटा आए, अब आप जरा आए क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में उसने आपको बताया है कि जो एथेनोइक एसिड है ना ये कितने मोल बना? भाई एथेनोइक एसिड कितने मोल बना जी बेटा बताएं, शाबाश। एथेनोइक एसिड कितने मोल बना है? 0.3 मोल। 0.3 मोल्स। तो एस्टर यूज कितना होगा फिर? 0.3 मोल। 0.3 मोल। बेटा ये चीज आपने समझनी है। अगर ये चीज आप नहीं समझेंगे तो आपको मसला होगा इस तरह के क्वेश्चन करने में। कैसे? आपको पहले मोलर रेशियो चेक करनी है। मोलर रेशियो चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एथेनोइक एसिड और एस्टर में मोलर रेशियो क्या है। 1 to 1 है। जितने मोल एथेनोइक एसिड के बनेंगे उतने एस्टर के यूज होंगे। एथेनोइक एसिड के 0.3 बन रहे हैं, इट मींस कि एस्टर के 0.3 यूज होंगे। अब बेटा आगे आ जाए वाटर पर। एस्टर और वाटर में मोलर रेशियो क्या है भाई? एस्टर और वाटर में कोई और बच्चा भी बेटा मुझे आंसर दे, कोई और स्टूडेंट भी आंसर दे। एस्टर और वाटर में मोलर रेशियो क्या है? सर 1:1। 1 to 1। जितने मोल बेटा एस्टर के यूज होंगे उतने वाटर के भी यूज होंगे। तो एस्टर के यूज हो रहे हैं 0.3 तो वाटर के भी 0.300 यूज होंगे। अच्छा, यूज मोल वाली जो टर्म है ना ये आप सिर्फ रिएक्टेंट्स के लिए यूज करते हैं, यहां नहीं यूज करेंगे बेटा, ठीक है, यहां यूज नहीं करेंगे। अब बेटा देखें, अब इक्विलिब्रियम मोल पर आ जाएं कि इक्विलिब्रियम मोल कैसे निकालते हैं। बेटा इक्विलिब्रियम मोल का मैं एक रो फिर बनाता हूं। आपने इक्विलिब्रियम मोल निकालने हैं तो इनको पता है क्या माइनस करते हैं। स्टार्टिंग में से यूज मोल को माइनस करें, आपके पास इक्विलिब्रियम मोल आ जाएंगे। 1 - 0.3, क्या आंसर आएगा? 1 - 0.3 के स्टार्टिंग में से इतने यूज हो गए। यस, 0.700। तो बेटा इक्विलिब्रियम मोल, जिस बच्चे ने मुझे पहले गलत आंसर दिया था वही बताए। मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम मोल वो मोल होते हैं जो कि अनरिएक्टेड होते हैं। ये बात ठीक है या नहीं? अनरिएक्टेड। हाँ भाई, इक्विलिब्रियम मोल क्या अनरिएक्टेड मोल होते हैं या नहीं होते, जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया होता? क्योंकि देखिए स्टार्टिंग मोल थे 1, यूज हुए 0.3, तो जो बच गए हैं ना दैट इज द इक्विलिब्रियम मोल, रिएक्टेंट के लिए। अब बेटा वाटर के कितने मोल यूज हुए? स्टार्टिंग मोल भी आपको पता है, यूज भी आपको पता है, बचे कितने? हाउ मेनी मोल्स ऑफ आर लेफ्ट फॉर वाटर? 0.7 बेटा, माइनस कर देना 1 - 0.3। अब आ जाएं, एथेनोइक एसिड के कितने बने उसने ऑलरेडी बताया हुआ है बेटा, ऑलरेडी बताया हुआ है। आप 0.00 प्लस 0.3 इनको ऐड कर लिया करें बेटा, इन दोनों को ऐड कर लें तो 0.3। यहां पर बेटा हमें नहीं पता, तो मुझे ये बताएं कि एथेनोइक एसिड और अल्कोहल में मोलर रेशियो क्या है? 1 to 1। 1:1। यस, जितने मोल एथेनोइक एसिड के बनेंगे उतने अल्कोहल के भी बनेंगे बेटा। ये देखिए, तो एथेनोइक एसिड के 0.3 है तो अल्कोहल के भी 0.3 होंगे। तो ये बेटा आपके पास इक्विलिब्रियम मोल आ गया या नहीं आया? आ गया ना बेटा? अब क्या करना है, इस मोल को बेटा आपने कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है। इस मोल को किस में कन्वर्ट करना है? कंसंट्रेशन में। बेटा अक्सर ना उसने वॉल्यूम बताया होता है, बल्कि लाजमी बताया होगा वॉल्यूम। सपोज करते हैं
the volume of reaction mixture is 1 cubic decimeter. बेटा पूरे इस रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है? 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए पता है क्या करते हैं? आप जरा यूनिट को ही देख लें, आपको समझ आ जाएगी। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल डिवाइडेड बाय क्यूबिक डेसीमीटर। क्या आपने मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर देना? तो बेटा आपके पास इक्विलिब्रियम मोल जो है 0.700, वॉल्यूम कितना है उसने क्वेश्चन में बताया होगा 1 है, तो 1 से डिवाइड करते जाएंगे, तो यही आ जाएगा ना। अब क्या करना है जी? इसके बाद आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? कि केसी का एक्सप्रेशन आप बेटा लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए। राइट हैंड साइड ऊपर आएगी, तो कंसेंट्रेशन ऑफ एथेनोइक एसिड, कंसेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ एस्टर और कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। और बड़ा इसमें वैल्यूज पुट कर दें। एथेनोइक एसिड की वैल्यू है 0.300, एथेनॉल की वैल्यू 0.300 कंसेंट्रेशन है ये, और एस्टर की 0.700, वाटर की 0.700। तो ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा यहां से। बताएं जी, ये समझ आया क्वेश्चन? जी सर। अब इसी तरीके के मैं आपको एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता हूं, साथ में कुछ चीजें सुनते भी जाएं बेटा। केसी जो है ना, केसी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। जितने भी ये कांस्टेंट है ना, केसी, केपी, और जो A2 में हमने पढ़े हैं बेटा KW या KSP या KPC, जितने भी ये कांस्टेंट्स हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ये आपको इसकी मैं रीजन बताऊंगा कि केसी टेम्परेचर के चेंज होने से कैसे चेंज होता है, ठीक है। वैसे इसका रिकॉर्डेड लेसन भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हम रिवीजन में सारी चीजें दोबारा से डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखें कि केसी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बेटा यही रीजन है, आपने देखा होगा कि जितने भी वो आपको क्वेश्चन देता है पास पेपर में, उन सब में जब केसी कह रहा होता है फाइंड आउट करें, तो साथ में टेम्परेचर मेंशन कर रहा होता है कि इस टेम्परेचर पर केसी क्या होगा। तो आपने टेम्परेचर को कहीं पुट नहीं करना होता, बस वो टेम्परेचर मेंशन इसलिए कर रहा होता है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। ये एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन है, ए गैसियस फॉर्म में है और इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं बी के अंदर। बी स्टार्टिंग मोल मेरे पास, बेटा आपने जो जब भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन करने हैं ना, तो आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है कि स्टार्टिंग मोल टेबल पहले ही बना लिया करें, फिर आसान हो जाता है। यूज्ड मोल, देन इक्विलिब्रियम मोल, और लास्ट में बेटा कंसेंट्रेशन। ये पैटर्न आपने फॉलो करना है। अब बेटा देखें स्टार्टिंग मोल कितने हैं। पहले आप चलें स्टार्टिंग मोल से पहले इनमें ना मोलर रेशो चेक करें। 1 मोल ऑफ ए जो है ये कितने मोल बी बनाकर दे रहा है बेटा? 2 मोल बी। इसको ना फिर इस तरीके से अंडरस्टैंड किया करें बार बार कि अगर 2 मोल बी बनेंगे तो ए के कितने मोल यूज होंगे? 1। अगर 10 मोल बेटा बी के बनेंगे, 10 मोल, तो ए के कितने मोल यूज होंगे? हाँ बेटा, अगर आपके पास 10 मोल बी के बन रहे हैं तो ए के कितने यूज होंगे? 5। तो आपने ये रेशो, इसको बार बार जब क्वेश्चन है ना, इसको आपने खुद सोचना है कि अगर 100 मोल्स बी के बन रहे हैं, इसका मतलब होगा कि 50 मोल ए के यूज होंगे, क्योंकि 1:2 रेशो है। अब क्वेश्चन ये वो कह रहा है यहां पर कि स्टार्टिंग मोल है भाई आपके पास 4.00, इसके स्टार्टिंग मोल 0 है। सम टाइम ना बेटा वो स्टार्टिंग में ही दोनों मोल्स भी दे देता है, ये भी मैं अभी आपको कराऊंगा। अच्छा, यूज मोल बेटा आपको नहीं पता, इक्विलिब्रियम मोल उसने आपको बताए हैं ए के 1.50। ये सारी चीजें आपने बतानी है। वॉल्यूम सपोज कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज 2 क्यूबिक डेसीमीटर। जहां क्वेश्चन मार्क है ये आपने बताना बेटा। ये मुझे बताएं
स्टार्टिंग मोल इतने थे, इक्विलिब्रियम मोल कौन से होते हैं? जो मोल बच गए हैं ना बेटा, मुझे बताएं। इक्विलिब्रियम मोल वही मोल होते हैं ना फॉर द रिएक्टेंट्स के जो अनरिएक्टेड होते हैं। तो बताएं यूज मोल कैसे निकालेंगे? यहां से यूज मोल कैसे निकालेंगे बेटा? स्टार्टिंग 4 लिए, इक्विलिब्रियम मोल 1.5 रह गए। इसका मतलब क्या हुआ कि यूज कितने हुए? कैसे निकालेंगे? 4 4 minus minus 1.5. यस, 4 माइनस 1.5। तो क्या आंसर आएगा बेटा? क्या 2.5. आंसर आएगा? 2.5. 2.5। तो बेटा जो यूज मोल है ना आपके पास वो है 2.5। ये रेशो आपको क्या बता रही है? जितने मोल ए के यूज होंगे बी का उसका डबल बनेंगे। अच्छा, यूज मोल सिर्फ रिएक्टेंट के लिए होगा, ठीक है, रिएक्टेंट्स के लिए। अब आपने बताना है इक्विलिब्रियम मोल कितने होंगे। 1:2 रेशो है। 2.5 मोल अगर ए के यूज हो रहे हैं तो बी के कितने बनेंगे बेटा? 5 mole. 5 मोल्स बनेंगे। ये बेटा हमने बता दिया आंसर, ये भी हमने आंसर बता दिया, ठीक है। अब आपने कंसंट्रेशन निकालनी है बेटा। इक्विलिब्रियम मोल से कंसंट्रेशन में कैसे जाते हैं? देखिए, मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। इसकी यूनिट आपको बता रही है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। कि मोल को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे कंसंट्रेशन आ जाएगी। वॉल्यूम सपोज 2 है तो 1.50 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आंसर आएगा बेटा? आप इसको डिवाइड करके देख लें क्या आंसर आ रहा है। 1.5 डिवाइडेड बाय 2, मैं कर लेता हूँ, आप लोगों के पास कैलकुलेटर भी नहीं होगा। 0.75. 0.75 ये कंसंट्रेशन आ गई है। और बेटा यहां पर कितना आ जाएगा आपका? 2.5। ये आपकी कंसंट्रेशन। अब आप इसको केसी के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। केसी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ ए, वैल्यूज पुट करें 2.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.75। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन समझ आ गया कैसे किया मैंने ये? जी सर। अच्छा, अब थोड़ा सा बेटा मुश्किल करते हैं। बाज दफा इस तरह होता है बेटा, बाज दफा ऐसे होता है कि उसने ना आपको स्टार्ट में ही सारी चीजें दी होती हैं, या समटाइम वो केसी आपको दे देता है। एक मिनट बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन ढूंढ के देता हूँ यहाँ से जरा। अब बेटा इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत दफा किए हैं मेरा ख्याल है, लेकिन भूल गए होंगे। एक दफा फिर प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए बेटा, आप इस क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। कह रहे जी, दी कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मेथानॉल मे बी फॉर्म बाय रिएक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद हाइड्रोजन। देखिए उसने केसी बताया ना बेटा इस रिएक्शन के लिए, तो साथ में टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है कि इस टेम्परेचर पर केसी ये है। इसका मतलब ये हुआ कि केसी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब केसी की वैल्यू टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगी, टेम्परेचर की डिक्रीज करने से क्या होगी, ये भी बेटा मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। A mixture containing 0.7 moles of carbon dioxide, 0.7 mole of hydrogen, 0.3 mole of carbon monoxide, 0.3 mole of water was placed in 1 cubic decimeter flask and allowed to come to equilibrium at 1200. Calculate the amount in moles. अच्छा बेटा, अब देखें ये इनिशियल मोल है। आपने उसी तरीके से बेटा यहाँ टेबल बना दिया। इस दफा डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस ये है कि पहले तो आप केसी फाइंड आउट किया करते थे, इस दफा केसी मेंशन है, केसी गिवन है। आपको यहां पर इक्विलिब्रियम मोल निकालने हैं, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस आपको ये नजर आ रहा है कि इस दफा उसने चारों चीजें कंटेनर में इकट्ठी डाल दी है।
CO2b, H2b, COB और H2OB, ठीक है। तो अब आपने बताना होगा, अच्छा अब आपको मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये कंफ्यूजन है कि अब रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, इसके बारे में जरा देखें कि ये कैसे पता चलाएंगे आप। बेटा KC जो होता है, मैंने लिखा है KC इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन और डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन। बेटा राइट साइड पर प्रोडक्ट होते हैं, तो मुझे बताएं कि प्रोडक्ट और KC में क्या रिलेशन होगा। बेटा डायरेक्ट रिलेशन है ना। हाँ बेटा, KC और प्रोडक्ट में डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है? Yes, sir. हेलो Yes, sir. बेटा, अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है या फॉरवर्ड जा रहा है, क्योंकि चारों चीजें आपने इकट्ठी डाल दी हैं, तो इसका आंसर मुझे ये KC दे रहा है। अगर KC की वैल्यू 1 या 1 से बिगर हो, अगर KC की वैल्यू 1 हो या 1 से बिगर हो या 0.991 के आसपास हो, तो समझ जाइएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा? ज्यादा किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड। If the value of KC is equal to 1 or greater than 1, it means your reaction mixture contain more product. ठीक है बेटा, अगर KC की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो या KC की वैल्यू 1 की इक्वल हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो मिक्सचर है, मिक्सचर कंटेन्स मोर प्रोडक्ट। इज इक्वल टू 1 में तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब है कि रिएक्शन मिक्सचर कंटेन्स मोर प्रोडक्ट। यहां पर बेटा आपको ये अब आइडिया हो रहा होगा, क्योंकि KC की वैल्यू 1 से बिगर है, इट मींस कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम यहां पर ये टेबल तो मैंने बना लिया है, कंसेंट्रेशन मोल पर क्यूबिक डेसिमीटर। बेटा क्वेश्चन अगर आप रीड करें तो क्या इस दफा उसने आपको कहीं पर इक्विलिब्रियम मोल दिया है? बताएं जरा, वरना तो वो जनरली क्या करता था, इक्विलिब्रियम मोल आपको देता था किसी भी एक के, आप उससे रेशो निकाल कर यूज मोल तक पहुंच जाते थे। लेकिन क्या इस दफा इक्विलिब्रियम मोल कहीं पर दिए हुए हैं क्वेश्चन में? हाँ बेटा, नहीं दिए हुए ना। नहीं दिए हुए। तो अब बेटा हमें यहाँ पर सपोज करना पड़ेगा कि अब हमें पता ही नहीं है कि कितने इक्विलिब्रियम मोल हैं, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि x मोल यूज हुए होंगे। अच्छा ये तो देख लें, क्या रेशो इन सब में 1:1 रेशो है या नहीं है? 1:1 रेशो है बेटा। तो हम ये कहेंगे कि यूज मोल कितने हो रहे हैं, सपोज x मोल यूज हो रहे हैं। यूज मोल कितने हो रहे हैं? x। अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है तो हाइड्रोजन भी 1 मोल यूज हो रहा है, तो ये बेटा x मोल यूज होगा। अच्छा ये देखें, रिएक्शन हम ये जो केस निकाल रहे हैं फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन निकाल रहे हैं, तो जो चीज यूज हो रही है आपने इसको माइनस करना है। माइनस का साइन चले मैं अभी नहीं लगाता यहां पर, आपको बस ये याद रखना है बेटा, ये याद रखना है कि रिएक्टेंट्स के लिए आप इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे। ठीक है, अब जब आपने इक्विलिब्रियम मोल निकालना होगा ना, इक्विलिब्रियम मोल, तो आप कैसे निकालेंगे? 0.7 माइनस x। अगर कोई बच्चा ये पूछ जेन में आ रहा है कि सर माइनस क्यों कर रहे हैं, बेटा इसलिए कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स यूज हो रहे हैं। कितने यूज हो रहे हैं? x मोल, क्योंकि हमें रियल वैल्यू तो नहीं पता, x मोल यूज हो रहे हैं, तो इसलिए आप स्टार्टिंग मोल में से इन x को माइनस करेंगे। x मोल यूज हुए, यहां पर हाइड्रोजन के स्टार्टिंग मोल थे 0.7, यूज कितने होंगे भाई? यूज होंगे 0.7 माइनस x। यहां पर भी आप बेटा माइनस करेंगे, तो 0.7 माइनस x। अब बेटा देखें, यहां पर तो आपने माइनस किया, अब प्रोडक्ट में तो मोल्स बन रहे हैं ना, जाहिर बात है जब रिएक्टेंट यूज होगा तो प्रोडक्ट में जाएगा, प्रोडक्ट आपका बढ़ेगा। कि 1:1 रेशियो है, अगर x मोल यहां से यूज हो रहे हैं तो आपके x मोल यहां पर बनेंगे बेटा, ये x मोल जो है ना यहां पर बनेंगे। मैं इसको यहां पर इसलिए नहीं लिख रहा ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये कॉलम जो है, ये जो रो है ना बेटा, ये मैंने रिएक्टेंट्स के लिए सिर्फ लिखी है बस। ये नीचे वाले चले मैं यहां लिख देता हूं कि आपके पास जो मोल्स फॉर्म हो रहे हैं
जो मोल्स फॉर्म हो रहे हैं वो आपके पास बेटा एक्स मोल बन रहे हैं, यहाँ पर भी एक्स मोल बन रहे हैं। तो इसमें आप ऐड करेंगे 0.3 प्लस एक्स और 0.3 प्लस एक्स। प्लस क्यों किया? क्योंकि मजीद प्रोडक्ट बन रहा है, कितना? एक्स मोल बन रहा है, तो इसलिए इनिशियल वैल्यू में एक्स ऐड कर दिया। वाटर का भी इनिशियल मोल 0.3 थे, एक्स मोल मजीद बने तो इसको मैंने ऐड कर दिया। बाज इसको ऐसे भी करते हैं, माइनस एक्स प्लस एक्स, बस इन दोनों को आप फिर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब बेटा देखें, अब आपने आना है कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम से डिवाइड करके। वॉल्यूम बेटा आप देख सकते हैं 1 क्यूबिक डेसीमीटर है। आप जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, 0.7 माइनस एक्स, 0.7 माइनस एक्स, 0.3 प्लस एक्स और 0.3 प्लस एक्स, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे बेटा? अब आप इसको केसी के एक्सप्रेशन में पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इस दफा केसी गिवन है। हमारा टारगेट क्या है? अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये है, हमने इक्विलिब्रियम मोल निकालने। हमने बेसिकली एक्स की वैल्यू निकाल कर इक्विलिब्रियम मोल फाइंड आउट करने। बेटा अब केसी इज इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। केसी की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.44 इज इक्वल टू, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसेंट्रेशन लिखते जाएं जी, अभी 0.3 प्लस एक्स, वाटर की 0.3 प्लस एक्स, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की 0.7 माइनस एक्स और 0.7 माइनस एक्स। अब बेटा पता है क्या करें? बाज बच्चे ना यहाँ पर बहुत मुश्किल मेथड की तरफ चले जाते हैं और इसको अलजबरा की तरफ चले जाएंगे। नहीं, आपने बिल्कुल सिंपल रखना है। इसके स्केयर ले लें बेटा, ये देखें 0.3 प्लस एक्स का होल स्केयर, 0.7 माइनस एक्स का होल स्केयर, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगा, 1.44 इज इक्वल टू 0.3 प्लस एक्स का होल स्केयर और 0.7 माइनस एक्स का होल स्केयर। अब बेटा अंडर रूट ले लें, अंडर रूट ले लें, 1.44 इज इक्वल टू एस। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है बेटा। अब आप क्या करें जी, जरा अंडर रूट लें। 1.44 का क्या आ रहा है बेटा? 1.44 का अंडर रूट क्या आ रहा है? 1.2 sir. 1.2. 1.2 2. के आगे भी कुछ आ रहा है या नहीं? नहीं सर, सिर्फ 1.2 आ रहा है। ठीक है बेटा। 1.2 इज इक्वल टू 0.3 प्लस एक्स और 0.7 माइनस एक्स। चलिए बेटा ये देखें, 1.2 इज इक्वल टू 0.3 प्लस एक्स और 0.7 माइनस एक्स। अब बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आगे तो सारी मैथ्स है। इसको मैं इधर लेके जा रहा हूँ, 1.2 इंटू 0.7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.3 प्लस एक्स। मैं इसको बेटा मल्टीप्लाई करता हूँ, 1.2 टाइम्स 0.7, ये आ जाएगा 0.84 माइनस 1.2 एक्स इज इक्वल टू 0.3 प्लस एक्स। अब बेटा एक्स एक्स वाली वैल्यूज मैं इकट्ठी कर लेता हूँ और जो एक्स के बगैर है उनको इकट्ठा कर लेता हूँ। मतलब 0.3 को इधर ले आऊंगा और 1.2 को इधर लेके चला जाऊंगा। तो 0.84 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 1.2x प्लस 1x। तो 0.84 माइनस 0.3 ये 0.54 आ गया और ये बेटा क्या हो जाएगा? 2.2x। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब बेटा आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं ना, तो x इज इक्वल टू 0.54 डिवाइडेड बाय 2.2। तो आपके पास बेटा x की वैल्यू आ रही है 0.245। x की वैल्यू है 0.245। आप पता है क्या करना है? अब इस x की जगह ना बस 0.245 डाल देनी।
0.245, 0.245, 0.245, 0.245। तो इनको सॉल्व कर दें बेटा। जीरो पॉइंट 7 में से माइनस करेंगे बेटा। 0.7 माइनस 0.245, 0.455, 0.455। तो यहाँ ऐड कर देंगे बेटा, नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे। यहाँ पर 0.3 प्लस 0.245, यहाँ आ जाएगा 0.545 और 0.545। इस तरीके से बेटा आपकी इक्विलिब्रियम मोल आ गई। बेटा आज ये पहली क्लास थी, इसमें मैंने आपको सिर्फ अभी केसी के बारे में बताया। केसी के बारे में अभी काफी इंफॉर्मेशन हमारी रहती है, ठीक है, कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक से इसको रिलेट भी मैंने भी करना है, तो वो इंशाल्लाह कल की क्लास में करेंगे। अभी आप लोग बेटा, अगर जिस बच्चे ने अभी तक केमिकल एनर्जेटिक्स कंप्लीट नहीं किया वो आज हर हालत में कर ले। उसकी रीजन ये है कि अगर आज